हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के निःशुल्क कोर्स की कड़ी में आज जो पोएम मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ वो है टू हिज कोई मिस्ट्रेस बाय एंड्रयू मार्वल। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी पोएम पर। पोएम से पहले दोस्तों हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एंड्रयू मार्वल के बारे में। दोस्तों, एंड्रयू मार्वल का जन्म 31 मार्च 1621 को हुआ था और इनकी डेथ 16 अगस्त 1678 को हुई थी। एंड्रयू मार्वल एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट थे। वो एक सैटायरिस्ट थे और एक पॉलिटिशियन भी थे। ज़्यादातर या तो उन्होंने सेक्सुअल सब्जेक्ट्स पे लिखी है या सैटायर्स लिखी हैं या फिर पॉलिटिक्स के ऊपर उन्होंने अपनी पोएम्स लिखी हैं। उनकी पोएम्स की मेजर थीम्स भी लव, सेक्सुअल और पॉलिटिकल रही है। उनके जो फेमस वर्क्स हैं वो है हमारी ये पोएम टू हिज कोई मिस्ट्रेस अपॉन एपल्टन हाउस एंड द गार्डन। यह पोएम 1650 में लिखी गई थी लेकिन पब्लिश हुई थी 1681 में पोस्टह्यूमसली। पोस्टह्यूमसली का मतलब होता है उनकी मृत्यु के बाद। पोस्टह्यूमसली की स्पेलिंग क्या होगी? POSTHUMOUSLY, पोस्टह्यूमसली। यदि इस पोएम के मीटर की बात करें तो दोस्तों वह है आयम्बिक टेट्रामीटर। टेट्रामीटर की स्पेलिंग होगी TETRAMETER। टेट्रामीटर में 8 सिलेबल्स होते हैं एक लाइन में। और यदि इस पोएम की राइम स्कीम की हम बात करें तो दोस्तों वह हो जाती है AA BB CC DD EE FF GG और इसी तरह आगे भी। जैसे हमारी जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है टाइम, वो राइम कर रहा है सेकंड लाइन के लास्ट वर्ड से टाइम क्राइम, तो इनकी दोनों की राइम स्कीम हो गई AA। जो थर्ड और फोर्थ लाइन है उनकी राइम स्कीम इसी तरह हो जाएगी BB। आगे की सभी लाइंस की राइम स्कीम भी इसी तरह चेंज होती जाएगी। दोस्तों, इस पूरी पोएम में स्टेंजास नहीं है, यह पूरी पोएम एक लॉन्ग स्टेंजा है। दोस्तों, यह एक सिडक्टिव पोएम है, SEDUCTIVE। इस पोएम में जो लवर है वो अपनी बिलविड से यानी अपनी मिस्ट्रेस से लव मेकिंग के लिए अर्ज करता है। वह उसे परसुएड करने की कोशिश करता है कि वह उसके साथ फिजिकल रिलेशंस बना ले। हम इसके टाइटल की बात करें तो दोस्तों कोय का मतलब होता है शाय, SHY यानी शर्मीली। इसके टाइटल से ही हमें पता चल जाता है कि जो लवर है वो अपनी शर्मीली मिस्ट्रेस से लव मेकिंग करने के लिए कहता है। इसके अलावा इस पूरी पोएम में कार्पेडियम का यूज़ किया गया है, CARPEDIEM। कार्पेडियम का मतलब होता है सीज द डे, SEIZE, सीज द डे, DAY, डे, यानी जो कुछ भी है वो आज का दिन है, आज के दिन का प्रॉपर यूज़ कर लो, फ्यूचर में या पास्ट में रहकर मत जियो। इस पोएम की समरी की बात करूँ तो इस पूरी पोएम में जो लवर है वो अपनी मिस्ट्रेस उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करता है। उसके बाद वह उसे कहता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है, टाइम इज़ रनिंग, टाइम इज़ फ्लीटिंग, तो आओ जल्दी से जल्दी हम लोग लव मेकिंग कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ द फ्लीटिंग नेचर ऑफ टाइम यू विल नॉट बी यंग एंड ब्यूटीफुल फॉर एवर। तुम धीरे धीरे मर जाओगी और मरने के बाद तुम लव मेकिंग नहीं कर पाओगी। तो आइए चलते हैं इसके वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पर। हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम दिस कोयनेस लेडी वर नो क्राइम। इसमें जो लवर है वो अपनी मिस्ट्रेस को कहता है कि यदि हमारे पास दुनिया भर का समय होता, इनफ टाइम होता, तो तुम्हारा ये शर्मिलापन, तुम्हारी शाइनेस कोई क्राइम नहीं होती। मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी शर्मा रही हो लव मेकिंग करते हुए, तुम मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाने में इतना शर्मा रही हो, और यदि हमारे पास इनफ टाइम होता, बहुत अधिक समय होता, तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। देयर वॉज नो मैटर ऑफ योर शाइनेस। मैं इसे आराम से एक्सेप्ट कर लेता। इफ़ वी हैड इनफ टाइम then we would sit down and think which way to walk and pass our long love's day। यदि हमारे पास समय होता तो हम घंटों तक एक साथ बैठे रहते and think which way to walk, और हम सोचते कि अब हमें किस रास्ते पे जाना है, मतलब हमें किस किस स्थान पर घूमना चाहिए, और इसी तरह हम अपने लॉन्ग लव्स डेज, बड़े बड़े प्यार के दिनों को इतना ईजीली, इतने प्यार से व्यतीत करते। वी वुड स्पेंड आवर डेज विद लव एंड हार्मनी। अब दोस्तों, इस पोएम में एंजेममेंट का यूज़ किया गया है। एंजेममेंट की स्पेलिंग मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताई थी, ENJAMBMENT, एंजेममेंट यानी नो एंड स्टॉप। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इन लाइंस के बीच में लाइन कंप्लीट होने के बाद भी फुल स्टॉप का यूज़ नहीं किया गया है। जैसे वी वुड सिट डाउन, इसके बाद फुल स्टॉप आ सकता था लेकिन हमने यूज़ नहीं किया। एंड थिंक विच वे टू वॉक, विच वे पे लाइन ख़त्म हो गई लेकिन हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, टू वॉक पे ख़त्म हुआ है। पास आर लॉन्ग लव्स डे, तो यहाँ पे एंजेममेंट का यूज़ किया गया है। दाउ बाय द इंडियन गेंजिस साइड शुडस्ट रूबीज फाइंड। यदि हमारे पास इनफ टाइम होता, पर्याप्त समय होता, तो
दाऊ, दाऊ यानी यू। तुम क्या करती, इंडिया की गंगा नदी के किनारे पर बैठकर वहाँ पे रूबीज़ फाइंड करती। रूबी क्या होती है, रूबी एक जेम होता है रेड कलर का। वहाँ जाके तुम उन्हें खोजती। आई बाय द टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन, और मैं क्या करता, और मैं यहाँ इंग्लैंड में हम्बर रिवर के किनारे उसके उतार चढ़ाव को देखता, उसकी हाई टाइड्स को देखता, और यह कंप्लेंट करता कि तुम मेरे साथ लव मेकिंग क्यों नहीं कर रही हो। आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड। दोस्तों, यहाँ इन्होंने फ्लड का जो रेफरेंस दिया है वह एक बिब्लिकल रेफरेंस है। यह रेफरेंस बाइबल की द बुक ऑफ जेनेसिस, जेनेसिस की स्पेलिंग में लिख देती हूँ, GENESIS, द बुक ऑफ जेनेसिस में नोआ की स्टोरी दी गई है, NOAH। यह स्टोरी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। नोआ नाम का एक आदमी होता है। तो जब गॉड को यह एहसास होता है कि पूरी पृथ्वी पर इतना अधिक सिन फैल गया है, इतना अधिक पापमय पूरी सृष्टि हो गई है, तो वह नोआ नाम के जो सबसे अच्छा व्यक्ति था उस समय पृथ्वी पर, उन्होंने नोआ को आदेश दिया कि तुम एक अर्क बनाओ। अर्क की स्पेलिंग हो जाएगी ARK, अर्क यानी शिप। तुम एक बहुत बड़ी शिप बनाओ और उस शिप में तुम सारे एनिमल्स का वन सिंगल पेयर, जैसे एक मेल और एक फीमेल, सभी एनिमल्स को रख लो और अपनी पूरी फैमिली को रख लो, और उस पर तुम सवार हो जाओ। पूरी सृष्टि उसके अलावा सब डूब जाएगी और तुम उस शिप में बैठ के सर्वाइव कर सकते हो। तो नोआ ने वो शिप बनाई, सारे एनिमल्स का एक एक पेयर उसमें रखा और अपनी फैमिली के साथ उसमें बैठ गया। और जब प्रलय आई तो सब चीज़ें खत्म हो गई, लेकिन नोआ और बाकी सभी एनिमल्स जिंदा बच निकले, और उसके बाद गॉड ने पुनः सृष्टि का निर्माण किया। तो वो कहते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ बिफोर द फ्लड, उस फ्लड से भी 10 साल पहले से मैं तुमसे प्यार करने लगता, यानी सृष्टि के आरंभ से भी 10 साल पहले से मैं तुम्हें प्यार करने लगता। एंड यू शुड इफ़ यू प्लीज़ रिफ्यूज़ टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज़, और तुम यदि चाहती तो तुम मेरे लव रिक्वेस्ट को, सेक्सुअल रिक्वेस्ट को मना कर सकती थी। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज़। दोस्तों, बाइबल में एक ये रेफरेंस भी दिया गया है कि जो एक दिन जितने भी ज्यूज़ हैं, जितने भी यहूदी हैं पृथ्वी पर, वो सभी क्रिश्चियनिटी को अपना लेंगे। हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, तो इसलिए ये एक फार फैच्ड कंसीट है। फार फैच्ड कंसीट मतलब इतनी दूर की उपमा इसमें कवि ने दी है कि मैं सृष्टि के प्रारंभ से लेके सृष्टि के अंत के भी बहुत समय बाद तक, जो कभी घटना होने वाली ही नहीं है, तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करता कि तुम बस एक बार मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशंस बना लो। माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो। यदि मेरे पास इनफ टाइम होता, जैसे किसान वेजिटेबल्स को उगाता है धीरे धीरे, उसमें बहुत समय लग जाता है वेजिटेबल उगने में, तो ऐसे ही मेरा प्यार भी उतना ही प्योर होता। यहाँ पे वेजिटेबल लव का मतलब है प्योर लव है। मेरा प्योर लव भी एम्पायर से भी बहुत बड़ा हो जाता धीरे धीरे। मैं किसी साम्राज्य से भी अधिक प्यार करता तुम्हें, और मैं बहुत आराम से, मोर स्लो, बहुत धीरे धीरे प्यार करता। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी तुम्हें प्यार करता। एंड 100 years शुड गो टू प्रेज दाइन आइज एंड ऑन दाई फोरहेड गेज। और मैं क्या करता, मैं 100 साल तक तुम्हारी आंखों की प्रशंसा करता। आई वुड अप्रिशिएट योर आइज टिल 100 years एंड गेज एट योर फोरहेड, और तुम्हारे माथे पर, तुम्हारे ललाट पर देखता देखता 100 साल बिता देता। 200 टू अडोर ईच ब्रेस्ट। अडोर का मतलब होता है अप्रिशिएट, प्रशंसा करना, और तुम्हारी हर ब्रेस्ट को मतलब दोनों ब्रेस्ट को की प्रशंसा करने में 200 साल लगाता, यानी टोटल 400 साल तक मैं तुम्हारे ब्रेस्ट की प्रशंसा करता, ब्रेस्ट से प्रेम करता। बट 30,000 टू द रेस्ट, और जो तुम्हारी बॉडी के बाकी पार्ट्स हैं उनकी प्रशंसा करने में 30,000 ईयर्स लगा देता, यानी 30,000 सालों तक तुम्हारी पूरी बॉडी की मैं प्रशंसा में ही लगा रहता, यदि हमारे पास इतना इनफ टाइम होता तो। एन एज एटलीस्ट टू एवरी पार्ट। तुम्हारे एक एक अंग की मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता, अप्रिशिएट करता, तुम्हारी प्रेज़ करता। एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट। और युगों युगों तक मैं तुम्हारी तारीफ़ करता रहता, तुमसे प्रेम करता रहता। और लास्ट एज में, अंतिम युग में मैं क्या करता, मैं तुम्हें अपना हृदय दिखाता, मैं तुम्हें बताता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। और अंत में जाके मैं तुम्हें अपना प्रेम प्रदर्शित करता, तुम्हें प्यार दिखाता, प्यार जताता। फॉर लेडी यू डिज़र्व दिस स्टेट। फॉर का मतलब है बिकॉज, क्योंकि लेडी तुम हो ही इतनी खूबसूरत, यू आर दिस मच ब्यूटीफुल एंड यू लव दिस ऑल दिस प्रेज, ऑल दिस अप्रिशिएशन। नोर वुड आई लव एट लोअर रेट। और मैं इस काम में ज़रा भी कमी नहीं करता। लोअर रेट मतलब मेरी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं होती, मैं इसी तरह तुम्हें हमेशा युगों युगों तक प्रेम करता रहता। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर, बट डार्लिंग वी डोंट हैव दिस मच ईयर, वी विल लिव ओनली अप टू 70-80 ईयर्स। सो एट माई बैक, मैं अपने पीछे से मुझे आवाज़ आ रही है। क्या आवाज़ आ रही है? टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर। जो
टाइम के जो पंख लगा हुआ रथ है वो जल्दी जल्दी हमारे करीब आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि टाइम इज़ फ्लीटिंग और एंड टाइम इज़ रनिंग, वी आर लूजिंग टाइम एवरी सेकेंड। मतलब कि समय इतनी तेज़ी से निकल रहा है मानो इसके पंख लगे हों। एंड योंडर, योंडर मतलब देयर, वहाँ, ऑल बिफोर अस लाई डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी, और वहाँ हमारे सामने डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी मतलब अमरता का बहुत बड़ा मरुस्थल हमारे सामने है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इमोर्टल हैं, हम लोगों के पास बहुत कम समय है, वी ऑल आर शॉर्ट ऑफ टाइम एंड वी विल नॉट बी लिविंग फॉर एवर, सो वाई डोंट यू मेक अ गुड यूज़ ऑफ दिस टाइम, दाई ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड। तो यहाँ जो पोइट है उनकी टोन बदल गई है। अभी तक वो उसकी अप्रिशिएशन किए जा रहे थे, उसके खूबसूरती में नगमे पढ़े जा रहे थे, लेकिन अब एकदम से उनकी टोन बहुत सीरियस हो गई है। और अब वो क्या कहते हैं, दाई ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड, दाई मतलब योर, तुम्हारी जो ब्यूटी है, शैल नो मोर बी फाउंड, वन डे यू विल ग्रो ओल्ड एंड यू विल नॉट बी एज ब्यूटीफुल एज यू आर टुडे, नोर इन दाई मार्बल वॉल्ट शैल साउंड माई एकोइंग सॉन्ग। वोल्ट का मतलब होता है टूम, TOMB, जो तुम्हारा मकबरा बना हुआ है, जो मरने के बाद तुम्हारा मकबरा बनेगा, जो तुम्हारी कब्र बनेगी मार्बल से, उसमें तुम्हें मेरी ये प्यार के नगमे इकोइंग साउंड तुम्हारी कब्र के अंदर तक नहीं पहुँचेगी। देन वॉर्म्स शैल ट्राई दैट लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिनिटी, आज के दिन जो तुम्हारी वर्जिनिटी है, तुम ये सोचती हो कि मैं हमेशा वर्जिन रहूं, अपना जो कौमार्य है उसे भंग ना करूं। देन वर्म शेल ट्राई दैट लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिनिटी, मरने के बाद कीड़े तुम्हारे उस लॉन्ग प्रिजर्व लंबे समय तक सहेजी गई तुम्हारी कौमार्य को, तुम्हारा जो डेड बॉडी है उसको कीड़े ही खाने वाले हैं। इससे अच्छा तो ये है कि तुम अपनी बॉडी मुझे सौंप दो, आई कैन मेक अ बेस्ट यूज़ ऑफ इट एंड योर क्वाइंट ओनर टर्न टू डस्ट। और जो तुम्हारा अजीब सा ओनर है, जो तुम्हारी अजीब सी सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्वाइंट मतलब अजीब, बिज़ायर, वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। जो तुम्हें अपने इस रूप सौंदर्य का घमंड है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। एंड इन टू एशेज ऑल माई लस्ट, और मेरा जो लस्ट है, मेरी जो काम वासना की भावना है वो भी राख में बदल जाएगी। द ग्रेव इज़ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस। दोस्तों यहाँ पे पोइट ने पैराडॉक्स का यूज़ किया है, PARADOX, यानी जब वो कहना तो कुछ और चाहते हैं और कहते कुछ और हैं। वो क्या कहते हैं, ग्रेव जो हमारी कब्र होती है वो एक अच्छा और प्राइवेट स्थान है, वो एक बहुत अच्छा स्थान है, वहाँ आप प्रिवेसी एंजॉय कर सकते हो, वहाँ आपसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, कोई आपसे बदतमीज़ी नहीं करेगा, कोई आपसे बात नहीं करेगा। तो ये उन्होंने सैटायर किया है कि ग्रेव कोई अच्छा स्थान नहीं है, बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस। अब वो क्या कहना चाहते हैं कि ग्रेव एक कितना भी अच्छा और प्राइवेट स्थान तुम मान सकती हो, लेकिन वहाँ पे तुम्हें कोई भी एम्ब्रेस नहीं करने वाला, नो बडी वुड मेक लव विद यू, नो बडी विल हैव सेक्सुअली इंटरकोर्स विद यू देयर नाउ, देयर फोर वाइल द यूथफुल यू सिट्स ऑन द स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू। अब वो वापस अपनी परसुएडिंग टोन पर आ जाते हैं और वो क्या कहते हैं, अब जब तक तुम्हारे पास यू का मतलब होता है कलर, जब तक तुम्हारी स्किन ग्लो कर रही है, तुम्हारा यूथ चल रहा है, व्हेन यू आर एंजॉइंग योर यूथफुल डेज लाइक मॉर्निंग ड्यू, मॉर्निंग ड्यू मतलब सुबह की ओस की तरह ताज़ा यूथफुल कलर तुम्हारे पास है, अभी तुम यंग हो, जवान हो। एंड वाइल द विलिंग सोल ट्रांसपायर्स एट एवरी पोर विद इंस्टेंट फायर्स, और जब तुम्हारा विलिंग सोल है, जो तुम्हारी कामुक आत्मा है, उसने तुम्हारी रग रग में इंस्टेंट फायर्स मतलब आग लगा दी है। इसका मतलब ये है कि जब हम यंग होते हैं तभी हमारे अंदर काम वासना की भावनाएं अधिक उग्र रूप से होती हैं। नाउ लेट अस स्पोर्ट अस वाइल वी मे एंड नाउ लाइक एमरस बर्ड्स ऑफ प्रे। अब वो कहना चाहते हैं कि जब तक लेट अस प्ले द गेम ऑफ लव मेकिंग वाइल वी मे, जब तक हमारे पास समय है, until we grow old we can make love and let us make love, let us love each other physically and now like amorous birds of prey। amorous birds of prey मतलब जो लस्टी बर्ड्स ऑफ प्रे होते हैं। कुछ बर्ड्स का पेयर आपने देखा होगा, वो हमेशा लव मेकिंग करते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं, जैसे दो हंसों का जोड़ा, डव्स आपने देखे होंगे। तो उसी की तरह वो क्या कहते हैं कि चलो हम भी उन पक्षियों की तरह एक दूसरे में समा जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों लाइक से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे इस लाइन में सिमिली का यूज़ किया गया है। रादर एट वंस आर टाइम डिवावर देन लैंग्विश इन हिज स्लो चैप्ड पावर। जब तक कि हमारे पास समय है, लेट अस मेक यूज़ ऑफ इट। जब तक कि हमारा समय डिवावर यानी ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक हमारा समय समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आओ अपनी इस पावर को, जो हमारी यूथ वाली पावर है, यूथ का समय ही पावर और ब्यूटी से भरा हुआ होता है। यूथफुल डेज आर फील्ड विद पावर, ब्यूटी एंड लस्ट। तो चलो
हमारी जो ये धीरे धीरे ख़त्म होने वाली पावर है, जब हम बुढ़ापे की तरफ जाएंगे तो हमारा जो यौवन है धीरे धीरे प्रतिदिन ख़त्म होता जा रहा है। तो इस बुढ़ापे की तरफ जाते हुए और धीरे धीरे क्षीण होते हुए शक्ति को चलो हम कुछ यूज़ करते हैं। इसे लैंग्विश करने की बजाय, इसे बर्बाद करने की बजाय चलो हम इसका अच्छा यूज़ करते हैं। चलो हम लव मेकिंग करते हैं इससे पहले कि हमारा समय समाप्त हो जाए। लेट अस रोल ऑल आवर स्ट्रेंथ एंड ऑल आवर स्वीटनेस अप इनटू वन बोल। हम ऐसा करें कि हम दोनों मिलकर एक हो जाएं और अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करें और एक बॉल में तब्दील हो जाएं, एक गेंद में तब्दील हो जाएं। हम इतना प्यार करें, इतना सिमट जाएं एक दूसरे में। एंड टीयर आर प्लेजर्स विद रफ स्ट्राइफ। और जो हमारी जीवन की रफ स्ट्राइफ्स हैं, रफ स्ट्राइफ यानी हार्डशिप्स हैं, जो हमारी मुश्किलें हैं, उन सभी को छोड़कर हम प्लेजर की तरफ बढ़ें। आओ हम लोग खुशियों को ढूंढते हैं थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ। और जो जीवन के आयरन गेट्स हैं उनसे आओ हम खुशियों को अंदर बुलाते हैं। दोस्तों, यहाँ आयरन गेट्स ऑफ लाइफ में मेटाफोर यूज़ किया गया है कि जो जीवन का रास्ता है वो बहुत सुहावना नहीं है, बहुत हार्डशिप से और बहुत डिफ़िकल्टीज़ इसके अंदर होती हैं। तो आओ हम जो आयरन गेट्स हैं, जीवन की जो जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको पार करके हम प्लेजर एंजॉय करते हैं। दो वी कैन नॉट मेक आवर सन स्टैंड स्टिल। हालांकि हम अपने सन को स्टैंड स्टिल नहीं कर सकते, मतलब रोक नहीं सकते। वी कैन नॉट स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द सन, द मूवमेंट ऑफ द टाइम, येट वी विल मेक हिम रन, बट वी कैन मेक द सन रन। इसका मतलब क्या है कि हम समय को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम समय से आगे दौड़ सकते हैं ताकि हम अपनी युवावस्था में ही जीवन के सभी सुख भोग लें। यदि समय हमसे आगे निकल गया तो हम बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन हम समय रहते ही अपने इस टाइम का यूज़ कर लेते हैं, अपनी ब्यूटी का, अपने यूथ का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद इसका कोई भी यूज़ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, यह थी अपनी पोएम की लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। आइए चलिए अब देखते हैं इसकी पोइटिक ब्यूटी पर। दोस्तों, एक बात मैं आपको अपने पिछले दोनों वीडियोस में बताना भूल गई थी कि इसे आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि शेक्सपियर ने वो पोस्ट सोनेट्स हैं वो 1590 के आसपास लिखी थी, और वो जो उनका शेक्सपियर्स सोनेट्स नाम से जो कलेक्शन था, उस कलेक्शन का नाम भी आप ठीक कर लीजिएगा। मैंने उसमें सॉन्ग्स एंड सोनेट्स बताया था, लेकिन उसका टाइटल था शेक्सपियर्स सोनेट्स, जिसमें 154 सोनेट्स थे। दोस्तों, वह 1609 में पब्लिश हुआ था। आइए अब बात करते हैं अपनी इस पोएम पर। दोस्तों, जो यह फ्लड आई थी वह 40 डेज़ एंड 40 नाइट्स के लिए आई थी। 40 दिन और 40 रातों तक लगातार बारिश होती रही। यदि हम इसके सेंट्रल आइडिया की बात करें तो दोस्तों, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है मोर्टेलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड सुप्रीमेसी ऑफ टाइम। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वह मोर्टल है, और जो टाइम है वह हमेशा जीतने वाला है, वही हमेशा सुप्रीम रहने वाला है। इसकी हम थीम्स की बात करें तो दोस्तों, इसकी फर्स्ट थीम है फिजिकल लव। इसमें जो पोएट है यह तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि वह उसे सेक्स करने के लिए परसुएड कर रहा है। और इसकी जो दूसरी थीम है वह है मोर्टेलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड सुप्रीमेसी ऑफ टाइम। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वह मोर्टल हैं, वह कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो बिलविड है उसकी खूबसूरती हमेशा नहीं रहेगी, वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें दोस्तों फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे यूज़ किए गए हैं, तो आइए चलते हैं इसके फिगर्स ऑफ स्पीच पर। इसमें एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है लॉन्ग लव में एल एल साउंड रिपीट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। इसके बाद हम कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो दोस्तों, बट 30,000 टू द रेस्ट, 30,000 में थ की साउंड रिपीट हो रही है। हाइपरबले, दोस्तों इसमें हाइपरबले का बहुत जगह यूज़ हुआ है, जैसे लव यू 10 ईयर्स बिफोर द फ्लड, की जो फ्लड है, फ्लड आने से भी 10 साल पहले से, यानी सृष्टि का प्रारंभ होगा, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, मैं तुम्हें 10 साल पहले से प्यार करता रहूँगा। इसके अलावा एंड यू शुड इफ़ यू प्लीज़ रिफ्यूज़ टिल द कन्वर्जन ऑफ द जूस, क्योंकि सारे के सारे जूस क्रिश्चियन में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो अब वो कहते हैं कि तुम चाहो तो मुझे रिफ्यूज़ कर देना, तुम्हारी इच्छा हो तो, और मैं तुम्हें टिल द कन्वर्जन ऑफ द जूस मैं तुम्हें मनाता रहूँगा। तो यहाँ पे हाइपरबले है। डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी, इसमें दोस्तों मेटाफर का यूज़ किया गया है। डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी का ओल्ड एज के लिए किया गया है कि देखो जो ओल्ड एज है वो हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही है, लाइक एमरस बर्ड्स ऑफ प्रे, इसमें सिमिली का यूज़ किया गया है। दोस्तों, इसमें अंडर स्टेटमेंट का भी यूज़ किया गया है। अंडर स्टेटमेंट मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था, अंडर स्टेटमेंट होता है हाइपरबले का उल्टा, अंडर स्टेटमेंट या फिर लिटोर। अब जब इसने कहा है कि ग्रेव इज़ अ फाइन एंड अ प्राइवेट प्लेस, तो यहाँ पे अंडर स्टेटमेंट का यूज़ किया गया है, क्योंकि ग्रेव कोई अच्छी जगह नहीं होती है, लेकिन उसने इसे फाइन और प्राइवेट प्लेस बताया है। इसके अलावा एंजेममेंट का यूज़ किया गया है, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि लाइन ख़त्म होने के बाद भी उन्होंने नेक्स्ट लाइन को बिना फुल स्टॉप के जोड़ दिया है, तो ये एंजेममेंट का उदाहरण है। इसके अलावा इसमें ब्लेजन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। दोस्तों, जो ब्लेजन का अर्थ होता है जब किसी लेडी की हर बॉडी पार्ट की प्रशंसा की जाए, भर भर के प्रशंसा की जाती है, तो उसे ब्लेजन कहते हैं। जैसे एन 100 ईयर्स शुड गो टू प्रेज दाइन आइज एंड ऑन दाई फोरहेड गेज, 200 टू अडोर ईच ब्रेस्ट बट 30,000 टू द रेस्ट,
एन एज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट। तो यहाँ पे दोस्तों उन्होंने जो प्रशंसा की गई है पूरी बढ़ा चढ़ाकर, इसमें ब्लेजन का यूज़ किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें उन्होंने यूथ एंड प्लेजर को एडवोकेट किया है। यूथ एंड प्लेजर यानी जो प्लेजर है, जीवन के जो सुख हैं, उन्हें केवल यूथफुल डेज में ही भोगा जा सकता है। तो एंड्रयू मार्वल ने इसी तथ्य की वकालत की। दोस्तों यह एक कार्पे डियम पोएम है, यानी कार्पे डियम का अर्थ है सीज द डे। दोस्तों यह एक इम्पोर्टेंट फ्रेज़ है, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। यह एक मेटाफिजिकल पोएम है और जो इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों वह यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है वह एक स्पीकर का डायलॉग होता है उस पूरी पोएम में। जो लिसनर होता है वह कुछ भी बोलता नहीं है, लिसनर की प्रेजेंस स्पीकर के शब्दों से ही प्रेजेंट की जाती है। दोस्तों अब मैं आपको मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। हालांकि जो 17वीं सेंचुरी में जो पोइट्री लिखी गई थी उसे मेटाफिजिकल पोइट्री का नाम दिया गया। इसकी विशेषताएं होती हैं इंटेलेक्चुअल डेप्थ। इस पोएम में विटी कंसीट्स का कई जगह यूज़ किया गया है, जहाँ जहाँ जो लवर है वो अपनी बिलविड को बताता है कि देखो मेरे पास समय होता तो मैं ये करता ये करता ये करता, लेकिन अब समय नहीं है, टाइम भाग रहा है, तो वो किस तरीके से उसे परsuade करने की कोशिश कर रहा है, यही सब कंसीट्स कहलाती हैं। इसके अलावा अनयूजुअल इमेजरी का यूज़ किया गया है। इसमें अनयूजुअल इमेजरी जैसे यदि तुम्हारे पास टाइम होता तो तुम गंगा रिवर के किनारे बैठकर रूबीज़ ढूंढती और मैं हम्बर रिवर के किनारे बैठा बैठा कंप्लेंट करता इस बात का मेरे साथ फिजिकल लव मेकिंग क्यों नहीं कर रही हो। दोस्तों जो मेजर मेटाफिजिकल पोइट्स हैं वो हैं जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वल एंड हेनरी वोगन। इसकी टोन की बात करें तो दोस्तों इसकी टोन है अर्जेंट एंड परसुएसिव। मैं यहाँ लिख देती हूँ URGENT, अर्जेंट एंड परसुएसिव, PERSUASIVE, अर्जेंट एंड परसुएसिव। दोस्तों इसमें इन्होंने शिफ्टिंग टोन्स यूज़ की हैं। शिफ्टिंग टोन्स का मतलब है जैसे जो पोएम के स्टार्टिंग में एंड्रयू मार्वल ने अडोरिंग और फ्लैटरिंग टोन अपनाई है, उसके बाद उन्होंने ग्लूमी, अर्जेंट और थ्रेटनिंग टोन अपनाई है। अर्जेंट टोन कैसे कि देखो अभी ज़रूरी है, फिर यूथफुल डेज नहीं रहेंगे, तुम ब्यूटीफुल नहीं रहोगी। और थ्रेटनिंग इसलिए क्योंकि यदि जब तुम ब्यूटीफुल नहीं रहोगी, मार्बल के टूम में तुम्हें दफना दिया जाएगा तो वहाँ कीड़े ही तुम्हारी बॉडी को नोच नोच कर खाएंगे। इससे अच्छा है कि तुम अपनी बॉडी को मुझे सौंप दो। और लास्ट में उसकी जो टोन है वह एनर्जेटिक, पैशनेट और इमीडिएट हो जाती है, क्योंकि लास्ट में जो पोएट है वो कहता है कि सीज द डे। पहले तो वो सदियों की बातें करता था कि हाँ मैं सदियों तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, लेकिन अंत में आते आते वो कहता है कि नहीं, अभी हमें लव मेकिंग करना चाहिए क्योंकि बाद में हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं रहेगा। इस पोएम के स्टाइल की बात करें तो दोस्तों इसमें मेटाफिजिकल स्टाइल यूज़ किया गया है। दोस्तों इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सिलोजिस्टिक स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। SYLLOGISTIC, सिलोजिस्टिक स्ट्रक्चर। सिलोजिस्टिक स्ट्रक्चर का मतलब है लॉजिकल आर्गुमेंट स्ट्रक्चर। जैसे स्टार्टिंग में पोएट ने एंडलेस टाइम की बात करता है कि मेरे पास एंडलेस टाइम होता तो मैं ये करता ये करता ये करता। उसके बाद वो फ्लीटिंग टाइम की बात करता है कि देखो किस तरह से समय भाग रहा है विंग्स के ऊपर और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। और पोएम के अंत तक आते आते वह कार्पे डियम यानी सीज द डे पर पहुंच जाता है कि आज और अभी तो मेरे साथ लव मेकिंग कर लो, क्योंकि कल किसने देखा है। वर्म्स वर्ड के थ्रू पोएट ने इस पोएम में इमेजरी का यूज़ किया है। वर्म्स वर्ड यूज़ करने से हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है कि किस तरह कीड़े उसके मृत शरीर को खा रहे हैं। इसके अलावा एमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे है, इसमें भी हमारे माइंड में लव मेकिंग बर्ड्स की पिक्चर बन जाती है। दोस्तों इस पोएम में यूफेमिज्म का भी यूज़ किया गया है। यूफेमिज्म यानी यूफेमिज्म की स्पेलिंग होगी EUPHEMISM। दोस्तों जहाँ मीठी मीठी बातें करके किसी को परsuade करने की कोशिश की जाती है वहाँ पे यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच होता है। जब मार्बल ये कहते हैं कि लेट अस रोल ऑल आवर स्ट्रेंथ एंड ऑल आवर स्वीटनेस अप इनटू वन बोल, कि आओ हम दोनों अपनी पूरी ताकत को और अपनी पूरा जो लव है, स्वीटनेस है, उसको मिलाकर एक हो जाते हैं। तो इन दोनों लाइन्स में उसने यूफेमिज्म का यूज़ किया है। तो दोस्तों यहाँ हमारी यह पोएम ख़त्म हो जाती है। यदि आपको इस पोएम में कहीं भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न लिख दीजिए, वहाँ आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और दोस्तों मेरे इस फ्री कोर्स की मुहिम को सफल बनाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।